हेलो बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यानी आज हम हिंदी का टॉपिक लेंगे भाषा का परिचय। यानी भाषा के बारे में हम देखेंगे। यानी हिंदी शब्द पारसी फारसी यानी हिंदी शब्द जो ये हिंदी शब्द है भाषा का है, यह पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। देखो बच्चों, हिंदी शब्द है ये फारसी पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। जैसे हिंदी यानी ह को पुराने ज़माने में स पढ़ा जाता है। जैसे सिंधु से हुआ हिंदू यानी सिंधु, यानी पहले इसको सिंधु के नाम से हिंदू और हिंदू के बाद में हिंदुस्तान, यानी सिंधु के स्थान के आसपास के स्थान को हिंदू कहा जाता था। और हिंदू से जैसे हिंदू हो गया और हिंदू प्लस स्थान, यानी जिस सिंधु नदी के किनारे हिंदू निवास करते थे उसी के आधार पर नाम हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, सिंधु प्लस स्थान। ठीक है, स से हो गया ह और ह से हिंदुस्तान। जैसे हमारी यानी हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है और संस्कृत यानी धीरे धीरे कई रूपों में इसका निर्माण हुआ है। और संस्कृत के बाद में आई है पाली भाषा, यानी पहले संस्कृत भाषा और सेकंड स्थान पर पाली भाषा। और पाली के बाद में है प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा के बाद में है अपभ्रंश। अपभ्रंश की मूल भाषा है हिंदी भाषा। यानी अपभ्रंश यानी पहले है संस्कृत से निकली पाली और पाली से प्राकृत और प्राकृत की है अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का मूल भाग है हिंदी, जो आज हम बोलते हैं और इसका प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान में। और हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईसा पूर्व माना जाता है। हिंदी भाषा का मानक समय कब माना जाता है? 1100 ईस्वी माना जाता है। जो यह संस्कृत भाषा है यह है वैदिक, संस्कृत को वैदिक के नाम से, और पाली है ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और प्राकृत है जैन ग्रंथ। और आगे है अपभ्रंश है, यह है शौरसेनी। और शौरसेनी है हमारी जो हिंदी भाषा है, ये शौरसेनी ग्रंथ से ली गई है। यानी भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। जो ये भाषा है ये भाष धातु से बना हुआ है। भाष का अर्थ है प्रकट करना, यानी जैसे हम भाषा बोलते हैं, किसी शब्द को प्रकट करते हैं, उसका मतलब यही है कि किसी वस्तु को प्रकट करना। हमारे मुंह के द्वारा जो भाषा प्रकट होती है वो है प्रकट करना। यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो है भाषा। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस साधन का उपयोग लेते हैं या जिस साधन का सहारा लेते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी हमारी भाषा यही है, हिंदी भाषा है। और भाषा को बोलने का तरीका है, किस प्रकार बोला जाता है, किस प्रकार प्रकट किया जाता है, वो भाषा का माध्यम है। यानी भाषा के 3 माध्यम हैं। भाषा के 3 माध्यम माने गए हैं। ठीक है, पहला है बोलना, लिखना और संकेत। बोलना, लिखना और तीसरा है संकेत। यानी बोलना का मतलब मौखिक, लिखना का मतलब लिखित और संकेत का मतलब सांकेतिक। ठीक है, जैसे हमने किताबों में पढ़ा है सर, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यानी भाषा के वही बोलना मौखिक होती है, लिखना लिखित है और संकेत का सांकेतिक है। और भाषा के 4 कौशल माने गए हैं। भाषा के 4 कौशल। भाषा के 4 कौशल माने गए हैं। पहला है बोलना,
सुनना, पढ़ना तथा लिखना, ये भाषा के है कौशल। यानी बोल के किसी के बोला हुआ सुनना और सुना हुआ लिखना, पढ़ना और पढ़ा हुआ लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। यानी जो हमारी हिंदी भाषा है, इसका दिवस कब मनाया जाता पता है ना? 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है। अब हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय। यानी हम भाषा का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो पहले हमको व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी व्याकरण का सामान्य परिचय, व्याकरण का सामान्य परिचय। नहीं, व्याकरण के बारे में देखते हैं हम। यानी परिभाषा, ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा को सरल माध्यम से प्रयोग करने के लिए अग्रसर करता है। यानी भाषा को सरल तरीके से पढ़ने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करेंगे। व्याकरण का अर्थ यही होता है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, समझना तथा ठीक ठीक समझ में आ जाए, वो है व्याकरण। यानी किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले व्याकरण को समझेंगे और व्याकरण को समझने के बाद हमको भाषा समझ में आएगी। और अर्थात विस्तारों, भावों को लेखन और सरल और शुद्ध प्रयोग करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे व्याकरण करते हैं। यानी जिस लेखन का प्रयोग करते हैं, शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए और शुद्ध ठीक ठीक समझ में आने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होती है व्याकरण। और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के 3 विभाग, यानी पहला है अक्षर या वर्ण, सेकंड है शब्द और तीसरा है वाक्य। यानी नाम से पता चल रहा है अक्षर मतलब सबसे छोटा, यानी मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि को हम अक्षर या वर्ण कह सकते हैं। और अक्षरों से मिलाने से क्या शब्द बनता है और शब्दों के मिलाने से वाक्य का निर्माण होता है। अक्षर जैसे क है, र है, प है, ज है, ये सारे क्या है? अक्षर। यानी मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि को ही हम अक्षर या वर्ण कह सकते हैं। और सेकंड है शब्द। शब्दों का निर्माण अक्षर या वर्णों से मिलकर होता है। जैसे मैंने क और र को मिला दिया, ये क्या हो गया? शब्द हो गया। यानी 2 अक्षर मिल गए तो शब्द बन गया। और शब्दों के मिलाने से वाक्य बनता है। जैसे राम खाना खाता है। यानी प्रत्येक ये अलग शब्द है, ये अलग है, ये अलग है, इनका मिलान करने से ये हो गया वाक्य। हमको ऐसा वाक्य बनाना है जिसका सही सही अर्थ निकलता हो, यानी जिसका व्याकरणिक अर्थ निकलता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के मिलान के द्वारा जो वाक्य बनता है उसी को हम व्याकरण का वाक्य विभाग कहते हैं। अब मैं व्याकरण के प्रथम भाग के बारे में पढ़ेंगे, अक्षर। यानी अक्षर क्या है इसके बारे में देखेंगे। अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण। यानी वर्ण लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी कहा था, मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि। यानी कोई भी अक्षर बोलो, चाहे शब्द बोलो, चाहे वाक्य बोलो, यानी मुंह से जो प्रथम ध्वनि निकलेगी वही हमारा अक्षर या वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हो गया अक्षर और वर्ण। जैसे र है, क है, प है, ह है, ये सारे क्या हो गए? अक्षर या वर्ण। हम इसी में हम ध्वनि पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। अक्षर में या वर्ण में ध्वनि क्या है, ठीक है। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि, अब भाषा की यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये होगी भाषा तो को अक्षर या वर्ण लिखित तो हो सकती है या मौखिक भी हो सकती है। ध्वनि सिर्फ हमेशा मौखिक ही होगी। यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई यह है ध्वनि। यानी इसको ध्वनि की परिभाषा भी कह सकते हैं और मान सकते हैं, ठीक है ना। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है उसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। आगे ध्वनि के बारे में अंतर देखेंगे, ठीक है ना। यह हो गई ध्वनि
और ये हो गई वर्ण। दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैंने अभी इसमें लिख दिया पवन, यानी इसको अलग अलग यानी ध्वनि के आधार पर बांटेंगे तो क्या होगा? प प्लस व प्लस न। अब इसको वर्णों के आधार पर बांटेंगे तो इसमें कितना बंटवारे ज़्यादा होंगे। यानी प के साथ में अ भी है, प प्लस अ प्लस व प्लस अ और न प्लस अ। और यह है ध्वनि और वर्ण में अंतर, यानी सिर्फ मौखिक ध्वनि के आधार पर ही हम इसका बंटवारा कर सकते हैं या अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और दूसरा है वर्ण। वर्ण में जो उच्चारण निकलता है, उच्चारण के आधार पर इसका अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण होता है।